रॉबर्ट जाना नहीं चाहता था, मगर ये सोच कर गया कि शायद कुछ काम बन जाए। जब वो फैटी के यहाँ पहुँचे तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके मोटापे के बाइस तमाम दोस्त उसे फैटी कहते थे। अब वो इतना दुबला पतला हो गया था जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। दोस्त ने कहा, फैटी, ये अपना रॉबर्ट भी डॉक्टर हेराल्ड से सौदा कर चुका है, मजीद रकम के लिए किसी दूसरे से भी मुआहदा करना चाहता है। फैटी ने कमज़ोर लरसते हुए हाथ से रॉबर्ट का हाथ थामकर कहा, नहीं, ऐसी गलती न करना। डॉक्टर हेराल्ड से जो रकम ले चुके हो किसी तरह उसे वापस कर दो। वो डॉक्टर नहीं, कसाई है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। मैंने 6 माह पहले उससे मुआहदा किया था। उसके 4 माह बाद डॉक्टर के एक मरीज को गुर्दे की ज़रूरत पड़ गई। उस मकसद के लिए ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ा। वहाँ मुझे बेहोश कर दिया गया। मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। होश में आने के बाद 2 माह से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से इलाज कराया। उसने मेरी मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट हासिल करने के बाद कहा, मेरा एक गुर्दा है और वो भी नाकिस है। मैंने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि दूसरा गुर्दा डॉक्टर हेराल्ड के ज़रिए किसी को दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरा दूसरा गुर्दा नाकारा है। मेडिकल रिपोर्ट को तस्लीम करना ही पड़ेगा, फैटी ने कहा। जब मैं डॉक्टर हेराल्ड के पास पहली बार गया तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरे दोनों गुर्दे सही थे। जब हेराल्ड ने ऑपरेशन के बाद एक गुर्दा निकाल लिया तो दूसरे को सही रहना चाहिए था। फिर वो नाकारा कैसे हो सकता है? रॉबर्ट ने कहा। ये बात समझ में नहीं आई। समझने के लिए और क्या रह गया है? उस कसाई ने मेरी बेहोशी के दौरान दोनों गुर्दे निकाल लिए और उनकी जगह किसी मरीज के नाकिस गुर्दे की पेवंदकारी कर दी। ओ गॉड, तुमने डॉक्टर हेराल्ड का गिरेबान नहीं पकड़ा। हमारा तुम्हारा हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता। वो बज़ाहिर एक डॉक्टर है मगर छटा हुआ मुजरिम है। सुना है उसके आदमी हम जैसों को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं, फिर किसी दवा या इंजेक्शन के ज़रिए कोमा में रखते हैं और बवक्ते ज़रूरत जिस्म से मतलूबा अज़ून निकाल कर महंगे दामों फ़रोख्त कर देते हैं। रॉबर्ट ने थूक निगल कर पूछा, क्या वो मेरे भी दोनों गुर्दे निकाल लेगा? क्यों नहीं, ज़रूर निकालेगा। तुमने उसके रिश्तेदार तो नहीं हो, और हो भी तो ये समझ लो कि मुनाफाखोर किसी का रिश्तेदार नहीं होता। फैटी से बातें करने और उसकी हालत देखने के बाद रॉबर्ट का खून खुश्क होने लगा था। अब तो हर रोज़ उसे यूं लगता था जैसे आज ही डॉक्टर हेराल्ड का बुलावा आएगा और वो कहेगा, चले आओ रॉबर्ट, एक मरीज़ को गुर्दे की ज़रूरत है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचो। और जब ऑपरेशन थिएटर में उसे बेहोश किया जाएगा तो बेहोशी के दौरान एक के बजाय दोनों गुर्दे निकाल लिए जाएंगे। वो सोचता था और फिक्र में मुब्तला होता था। कभी दिल में ख्याल आता, ये मुल्क, ये शहर छोड़कर दूर चला जाए। मगर मुल्क से भी बाहर भागने के लिए रकम की ज़रूरत होती है, ख्वाह कितनी ही थोड़ी रकम की ज़रूरत हो। अगर ये होती तो वो ताश की एक बाजी न खेल लेता। आज से 2 दिन पहले उसका बुलावा आ गया। डॉक्टर हेराल्ड के एक आदमी ने पैगाम पहुंचाया, रॉबर्ट, कल सुबह निहार मुंह अस्पताल पहुंचो। एक मरीज़ को गुर्दे की ज़रूरत है। तुम्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा। आज शाम डॉक्टर हेराल्ड से मुलाकात करो। तुम्हारी बकिया रकम 4,500 पाउंड अदा कर दिए जाएंगे। रॉबर्ट के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पूछा, जिस मरीज़ को मेरा गुर्दा दिया जाएगा वो कहाँ है? वो भी उसी अस्पताल के स्पेशल कमरा नंबर 2 में है। मुझे उसका नाम मालूम होना चाहिए जिसे मैं अपने जिस्म का एक हिस्सा दे रहा हूँ। रॉबर्ट ने उस मरीज़ का नाम मालूम किया। शाम को डॉक्टर हेराल्ड से मिलकर बकिया रकम वसूल की। दूसरी सुबह अस्पताल आने का वादा किया। फिर एक कुमारखाने में पहुँच गया। वहाँ आधी रात तक खेलता रहा, कभी हारता रहा, कभी जीतता रहा। फिर 1 बजे अस्पताल पहुँच गया। उसने कोशिश की, कोई उसे पहचान ना सके। उसने कत्ल का जो मंसूबा बनाया था उसमें दुश्वारी तो हुई, मगर वो कामयाब रहा। उसका गुर्दा हासिल करने वाला मरीज़ हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। रॉबर्ट के सामने यही एक रास्ता था। वो डॉक्टर हेराल्ड के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। दूसरी सुबह मासूम बनकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने घूर कर उसे देखा, फिर कहा, बड़े खुशनसीब हो, जब से तुमने मुआयदा किया है
कोई तुम्हारे गुर्दे का खरीदार नहीं आया, जो आया वो पिछली रात कत्ल कर दिया गया। तुम तो हमारे भी बाप निकले। जी मैं नहीं समझा, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा, पहले कातिल के खिलाफ सबूत मिलने दो। फिलहाल 4,500 पाउंड वापस कर दो। आपने ये रकम वापस करने के लिए नहीं दी थी, मुझे क्या मालूम था कि मरीज़ दुनिया से उठ जाएगा। मैं पिछली रात 2,000 पाउंड हार चुका हूँ, सिर्फ 2,500 रह गए हैं। डॉक्टर ने अपने गुंडों को इशारा किया। उन्होंने दोनों तरफ से आकर रॉबर्ट को पकड़ा, फिर एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया। उसकी तलाशी ली, 3,000 पाउंड बरामद हुए। डॉक्टर ने नोटों को गिनने के बाद अपने आदमियों से कहा, इसे खूब पिलाओ और हकीकत उगलवाओ। नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दिया गया, लेकिन रिहाई मिलते ही उसके मुंह पर एक घूंसा पड़ा। वो ज़रा पीछे गया, पीछे से एक लात पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ झुकता हुआ एक दरवाजे से टकराया। दरवाज़ा खुल गया। दूसरी लात खाते ही वो एक कमरे के अंदर पहुंच गया। वहां शराब और शबाब का एहतमाम किया गया था। डॉक्टर ने आकर कहा, बेवकूफ़ो, अपने शिकार की फितरत और उसके मिजाज को समझा करो। रॉबर्ट औरतों का नहीं, ताश के पत्तों का दीवाना है। उसने ताश की गड्डी मेज़ पर फेंकते हुए कहा, इसे खिलाते जाओ और पिलाते जाओ। वो कमरे से चला गया। एक गुंडे ने रॉबर्ट को एक 100 पाउंड देते हुए कहा, ये तुम्हारे हैं, वापस नहीं लिए जाएंगे। आओ और 100 के 100,000 बनाओ। रॉबर्ट को भी खाने के लिए ना बैठता, मगर ताश के पत्ते उसे खींच रहे थे। मुफ्त के 100 पाउंड मिल गए थे। ऐसे में किस्मत ना आजमाना सरासर हमाकत थी। उसने सोचा, ज़्यादा खेलेगा थोड़ी पिएगा। मगर खेल शुरू हुआ तो मुकद्दर ने खुश कर दिया। आधे घंटे के अंदर उसने 100 के 1,000 पाउंड बना लिए। वो मूड में आकर पीने लगा। इतनी सी बात समझ में न आई कि मुखालिफ खिलाड़ी जानबूझकर हार रहे हैं। 1 घंटे बाद वो हारने लगा। इंसान भी अजीब है, जब बाजी मारता है तो जश्न मनाने के लिए पीता है, और बाजी हारता है तो गमे गलत करने के लिए शराब में डूब जाता है। वो उसी में डूब गया। मदहोशी के आलम में जाने क्या कुछ बकता रहा। उसके मुखालिफ सवालात करते रहे और वो सीना ठोंक ठोंक कर शेखी से जवाब देता रहा। आखिरकार नशे की ज़्यादती ने उसे पटक दिया। दूसरी सुबह आँख खुली तो वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो जगह उसके लिए नई थी। वो सोचने लगा, तब उसे याद आया। वो फौरन ही उठकर बैठ गया। वहाँ से दरवाजे पर आया। उसे खोलकर जैसे ही बाहर कदम रखना चाहा, मुंह पर घूंसा पड़ा। वो वापस कमरे में आकर फर्श पर गिर पड़ा, फिर चीख कर कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे हब्से बेजा में रखा है। तुम लोग डॉक्टर नहीं, डाकू हो। मैं थाने में रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं वो कहते कहते रुक गया। दूसरे कमरे से खुद अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। समझ में आ गया कि उधर टेप रिकॉर्डर चल रहा है। कैसेट से उसकी आवाज़ उभर रही थी। वो कह रहा था, हाँ, मैं सीना ठोंक कर कहता हूँ, मैंने उसे कत्ल कर दिया। उसके गुर्दे नाकारे थे, उसे मरना चाहिए था। मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं, मुझे जीने का हक है। मगर ये कैसी दुनिया है, दौलत वाले हमारा हक छीन कर दिल गुर्दे खरीद लेते हैं। गोया हम जानवर हैं। नहीं, जानवर भी नहीं हैं। जानवर को तो एक ही वक्त में काट कर फरोख्त कर दिया जाता है, हमें किस्तों में काटा जाता है। किसी दिन गुर्दे का खरीदार आता है, किसी दिन खाल खरीदने वाला आता है, फिर हमारी मौत का इंतज़ार किया जाता है ताकि इधर दम निकले, इधर हमारा दिल और हमारी आंखें निकाल ली जाएं। कैसेट ऑन था। वो नशे में बोलता जा रहा था। उसने ये भी कह दिया कि किस तरह अस्पताल में दाखिल हुआ और इस मरीज़ को कितनी चालाकी से कत्ल करके चला आया। अब कैसेट के ज़रिए अपनी ज़बान से अपना बयान सुनकर हलक खुश्क हो रहा था। उसने फर्श से उठकर गले पर हाथ फेरते हुए कहा, पानी। एक हसीना दरवाजे पर आई। उसके हाथ में जाम छलक रहा था। उसने पेश करते हुए कहा, पियो। रॉबर्ट ने जाम लिया, उसे होठों से लगाया। हसीना ने कहा, ये जहर है। उसके हाथ से जाम छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। हसीना मुस्कुराती हुई चले गई। वो आगे बढ़ा, फिर रुक गया। दरवाजे पर डॉक्टर हेरोल्ड आ गया था। उसने रॉबर्ट का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, जितने टुकड़े जाम के हुए इतने ही तुम्हारे होंगे। मुझे माफ़ कर दो,
مجھے سمجھاؤ تمہیں معاف کیوں کیا جائے؟ کیا اس لیے کہ جس مریض سے مجھے 30,000 پاؤنڈ کی آمدنی ہونے والی تھی اسے تم نے قتل کر دیا؟ میں تمہیں 5,000 دے رہا تھا، باقی 25,000 کا منافع میرا تھا، تم نے مجھے ڈبو دیا۔ میں تمہیں معاف کیوں کروں؟ زندہ کیوں چھوڑ دوں؟ میں تمہارا نقصان پورا کر دوں گا، ایک کے بدلے 2 گردے دے دوں گا، دل دے دوں گا، جان دے دوں گا۔ میرے ہاتھوں مرنے سے گھبرا رہے ہو، پھر جان کیسے دو گے؟ میں بے مقصد نہیں مرنا چاہتا، جب تک زندہ رہوں گا میرے جسم کا ایک ایک حصہ تمہاری امانت رہے گا۔ تم جب بلاؤ گے میں چلا آؤں گا، میں زیادہ رقم نہیں مانگوں گا، بس اتنا دے دینا کہ میں تھوڑی پی سکوں، تھوڑا کھیل سکوں۔ تم نہ بھی کہو تب بھی تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کا مالک ہوں۔ تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکو گے، یقین نہ ہو تو جاؤ آزما لو، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ڈاکٹر ایک طرف ہٹ گیا، وہ جانے لگا۔ ڈاکٹر نے پیچھے سے کالر پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہ آواز جو کیسٹ میں ریکارڈ کی گئی ہے یہ قانونی چارہ جوئی کے لیے ہے، مگر میں قانونی بکھیڑوں میں پڑنے والا آدمی نہیں ہوں، وقت ضائع کیے بغیر سزا سنا دیتا ہوں۔ آئندہ مجھے دھوکہ دینا چاہو گے تو میرے آدمی کہیں بھی تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس نے کالر کو چھوڑ دیا۔ رابرٹ وہاں سے جان چھڑا کر چلا آیا، مگر جان نہیں چھوٹی تھی، ڈاکٹر کے بس میں تھی۔ وہ جب چاہتا اسے ایک کسائی کی طرح پکڑوا کر آپریشن تھیٹر میں بلا لیتا۔ اس نے شہر چھوڑ دینے کے متعلق سوچا، یہ آزمانا مقصود تھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ واقعی ڈاکٹر ہیرالڈ پورے شہر میں شیطان کی آنت کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ رابرٹ جب بھی ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن یا کنٹری سائڈ جانے والی بسوں کے اسٹاپ پر پہنچتا تو ڈاکٹر کا کوئی نہ کوئی آدمی قریب سے گزرتا ہوا کہتا تھا، تم منافع بخش جسم ہو، ہم تمہارے سائے ہیں، جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے۔ وہ شہر سے باہر نہیں جا سکا اور شہر میں سکون غارت ہو گیا تھا۔ برسوں تک جینے کی آس نہیں رہی تھی۔ وہ ہر رات اس خوف سے کروٹیں بدلتا رہتا کہ دوسری صبح بلاوا آئے گا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ تقدیر کا دھنی ہے، موت ایک دن ضرور آتی ہے، مگر گاہک نہیں آ رہا تھا۔ روز روز کے انتظار سے دہشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ خپتی ہو چلا تھا، ہر آہٹ پر چونکتا تھا، ہر بات پر غصہ دکھاتا تھا۔ شاید اسے ہر شخص کسائی نظر آنے لگا تھا۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔